स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी जो बायोलॉजी का हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है उसका क्लास नंबर 4 है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, कल हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, सारी चीज़ें इंटरलिंक होती है बायोलॉजी में, स्टार्टिंग से देखना। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जनरल नॉलेज का अगर आपने हमारा ई बुक नहीं खरीदा है 2021 एडिशन का तो ख़रीद लेना। मात्र 239 रुपीज़ में है, 240 रुपये में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज अप टू डेट दिया गया है। इसमें हिस्ट्री के नोट्स किस तरह से होने चाहिए, कैसे नहीं, आपको जैसे आप इसको देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। डायग्राम्स वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्रॉ किए गए हैं ज्योग्राफी के पूरे नोट्स में, तो प्लीज़ उस पर अच्छे से ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट थिंग, अगर आपने ख़रीद रखा है तो इसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, भले ही हिस्ट्री की क्लासेस वगैरह आपको देखनी पड़े, मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाना और किसी भी क्लास का हिस्ट्री देख लेना। जैसे मैंने पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए पढ़ा रखा है तो वो देख लेना। स्टैटिक चीज़ें चेंज नहीं होती है, ठीक है, करंट अफेयर वाली चीज़ें चेंज होती है तो वो मैं बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम आज पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, एक्चुअली ह्यूमन रेस्पिरेशन ये गलत वर्ड है, ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम इज़ द राइट वर्ड। क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है ना बच्चों, वो होता है सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में। सेल जो होता है, सेल बायोलॉजी जो मैंने पढ़ाया है आपको, जो सेल होता है, जो रेस्पिरेशन सेल जो करता है, सेल का सांस लेना, ये याद रखना। सेल जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, एक्चुअली पूरी बॉडी ही इससे बनी हुई होती है, तो सेल का सांस लेना उसको रेस्पिरेशन कहते हैं और हमारा सांस लेना उसको ब्रीदिंग कहते हैं। बट हमेशा से क्या एक गलत सी प्रथा चली आ रही है कि ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम ही कहते हैं हम लोग, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर सेल का सांस लेना इज़ अ रेस्पिरेशन, हमारा सांस लेना इज़ अ ब्रीदिंग। ओके, तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये डायग्राम आपको अच्छे से देखना है। सिर्फ इसको अच्छे से देखो, मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, जैसे अभी कल हमने क्या पढ़ा था, दो पाइप पढ़े थे। एक एक्चुअली एक ही पाइप थे, उसके दो हिस्से थे। ठीक है, एक ही पाइप था, उसका दो हिस्सा था। एक हिस्सा था विंड पाइप, एक हिस्सा था फूड पाइप। तो फूड पाइप हमने कल देख लिया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा, क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ कर लेना। अब जो हमारा विंड पाइप है वो क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंड पाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ट्रैकिया इज अ ह्यूमन विंड पाइप ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ट्रैकिया एक पूरा एक पाइप की तरह है, सुनो। हाँ, तो ये जो पाइप है ये दो अलग अलग ब्रांचेस में बट जाता है। आगे जाने के बाद ये पाइप दो अलग ब्रांचेस में बट रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये दो अलग ब्रांचेस क्या है, ये है ब्रोंकस। क्या है ये, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है ब्रोंकस। बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, वन बाय वन सबको समझाऊंगी। ठीक है, ट्रैकिया एक बड़ा पाइप दो छोटे छोटे पाइप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर और जो ब्रोंकस है वो अलग अलग छोटे 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 ब्रांचेस में कट हो रहा है। ठीक है, वो क्या है, ब्रोंकाइल्स। तो ऐसा समझो कि ब्रोंकस का बेटा ब्रोंकाइल्स। ठीक है, और जो हमारा ब्रोंकाइल्स है, ब्रोंकाइल्स जो है वो अलग अलग जो है बबल के शेप में। ठीक है, ब्रोंकाइल्स का एंड जो होता है वो बबल के शेप में होता है। तो मैं अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ ट्री का। ठीक है, ट्री का एग्जांपल समझना। ये है ट्री का स्टेम। ठीक है, हमारे ट्री का तना। तो ये बड़े बड़े दो अलग जो ब्रांचेस है उसमें कट हो गया। ठीक है, दो अलग अलग ब्रांचेस में बट गया। हमारा ट्री ऐसा ही तो बढ़ता है। फिर ये जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस ये छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। और फिर ये छोटी छोटी ब्रांचेस पे ना ऐसे हमारे जो है काइंड ऑफ आप कह सकते हो फ्रूट्स लगते हैं, है ना। तो यही समझ लो। अब जैसा हमारा कैसे होता है पेड़, ऐसे है ना, ये आप इसको उल्टा कर दो बस ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन सिस्टम है। ह्यूमन सिस्टम में यहाँ पर ट्रैकिया जो है ये अलग अलग ब्रांचेस में कट हो जाता है, ब्रांचेस में बढ़ जाता है। ठीक है, और मेन जो हमारी पूरी बॉडी में सांस लेने का काम कौन करता है, तो वो लंग्स। लंग्स जो 2 पेयर्स ऑफ लंग्स है हमारे बॉडी के, और एक्चुअल में क्या काम आता है, ये लंग्स के जो बीच में का हिस्सा है, ये जो रिब है, रिब
लंग्स बहुत ही नाजुक होते हैं, ठीक है, बहुत ही नाजुक मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब प्रोटेक्शन की ज़रूरत है मतलब 24/7 प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लंग्स को कुछ भी हो जाता है, सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, आप अचानक से गिर गए, ठीक है, मुंह के बल गिरे, पेट के बल गिरे, तो आपके अगर लंग्स को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये दिक्कत ना हो इसीलिए भगवान ने कितनी अच्छी सिस्टम बना रखी है, हमको रिब्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? रिब्स दे रखे हैं। ये हर एक साइड पे 12-12 मतलब 24 रिब्स दे रखे हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, लंग्स का प्रोटेक्शन जो है एकदम क्या कहते हैं वो, कौन सी हायर सिक्योरिटी को, जेड सिक्योरिटी समथिंग। तो लंग्स का प्रोटेक्शन जो है 24/7 करना है, इसीलिए गॉड ने हमारे बॉडी में 24 रिब्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 24 रिब्स दे रखे हैं। ये जो हड्डियां हैं, ये हड्डियों में हमारे लंग्स जो है सेफ रहते हैं, ओके। और ये हड्डियों के बीच का जो पोर्शन है, ये वाला देखो, 2 रिब्स के बीच का जो पोर्शन है, ये एक्चुअल में काम करता है हमारे रेस्पिरेशन के लिए, हमारे ब्रीदिंग के लिए। तो इसको कहते हैं इंटरकोस्टल लंग्स, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? इंटरकोस्टल लंग कहते हैं, या फिर इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो डायफ्राग्राम, ये सबसे नीचे जो लंग्स होते हैं, ये जो पेयर ऑफ लंग्स है, देखो ये ऐसे मैं ड्रॉ करती हूँ, ऐसे नॉर्मली, ये एक्चुअल में एक बॉडी, जो हमारा बॉडी पार्ट है, डायफ्राग्राम, यहाँ पे जो मैंने लिख कर दिया है डायग्राम में, देखो डायफ्राग्राम जो है इसके ऊपर आराम से बैठे हुए होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है इसका पूरा का पूरा वजन कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा स्टैंड करते हैं डायफ्राग्राम पे, ठीक है। तो हमारा जो इंटरकोस्टल एरिया है 2 रिब्स के बीच का, लंग्स का, वो और ये डायफ्राग्राम, ये दोनों ही ब्रीदिंग में काम करते हैं, ठीक है। ये ब्रीदिंग मसल्स है। अगर आपको क्वेश्चन बना कि ह्यूमन बॉडी का ब्रीदिंग मसल कौन सा है, तो वो है इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स एंड डायफ्राग्राम, ओके। जो हमारा लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स आपके जो 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लैरिंक्स के बारे में। ये देखो यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको, लैरिंक्स जो है ये होता है वॉइस बॉक्स, जिससे हम बात कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम बात कर सकते हैं, ये है वॉइस बॉक्स। और इसका कोई रोल नहीं है ब्रीदिंग में। क्वेश्चन आपको बनता है कि लैरिंक्स का जो है, या फिर जो वॉइस बॉक्स है हमारे बॉडी का, उसका कोई रोल है क्या ब्रीदिंग में? तो आपने आंसर करना है नो, ओके। और एक बात, बॉयज़ में यहाँ पर जो है एक हड्डी ऐसे, ये देखो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, ये वाला, ये इस तरह से हड्डी आ जाती है गले के बाहर, ऐसे दिखती है। अगर आप यंग एज में है और ज़्यादा हेल्दी नहीं है, एकदम से स्किनी है, तो बॉयज़ में दिखाई देता है, ये गर्ल्स में नहीं होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं उसको? एडम्स एप्पल कहते हैं। और वो वॉइस बॉक्स के ऊपर होता है, लैरिंक्स के ऊपर होता है, इसीलिए बॉयज़ को जो वॉइस होता है, ठीक है, जो लड़कों की आवाज़ होती है, वो थोड़ी सी हार्श टाइप में, हार्श इन द सेंस कि थोड़ा सा ऊंचा हमको उनका वॉइस लगता है। वहीं अगर लेडीज़ का वॉइस देखें या गर्ल्स का वॉइस देखें, तो वो थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर जाता है, ठीक है, उनका आवाज़ जो है अच्छा लगता है, इस तरह से, ठीक है। यही एक साइंटिफिक कारण होता है, समझ गए आप? तो हमने क्या देखा कि लैरिंक्स जो है उसका कोई रोल नहीं है ब्रीदिंग में, है ना। और देखो इस तरह से ये जो है राइट लंग, लेफ्ट लंग, तो ये जो है ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के बाद ये जो छोटे छोटे आपको फ्रूट की तरह दिखाई दे रहे, बबल की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं एल्वली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। ये जो एल्वली होता है, ये इस शेप का होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, बलून शेप का होता है। और सारा जो हम सांस लेते हैं, सब कुछ यहाँ पर होता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से जाना, ये सब कुछ एल्वली में होता है। इसको डिफ्यूजन कहते हैं। कौन सी प्रोसेस कहते हैं इसको? डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है तो प्लीज़ ध्यान में रखना। डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत एल्वलीज में ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ब्रीदिंग पूरा एल्वलीज में होता है, ठीक है। अगर
जो कोई भी अच्छा हेल्दी पर्सन है उसके एल्वलीज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं, बहुत अच्छे शेप में होते हैं, पूरा एकदम राउंड शेप में होते हैं। और जो सपोज कोई स्मोकिंग कर रहा है और या फिर कोई इस तरह की सिटी में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह है, या फिर कोई इस तरह की फैक्ट्री में वर्क कर रहा है जहाँ पर पोल्यूशन के जैसी कंडीशन है, ठीक है, तो उनके जो एल्वलीज होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, उनका एल्वली का मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, रप्चर हो जाता है मतलब खराब हो जाता है, उनका शेप बिगड़ जाता है। अगर उनको टाइम पर अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके या फिर अच्छी हवा में वगैरह रहकर ठीक नहीं किए जाए तो ये पूरे तरह से डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ना एक भगवान ने इस तरह से सिस्टम बना रखी है हम लोगों की कि हम जो है हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स डैमेज होने से पहले रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आपका लिवर अगर थोड़ा सा भी डैमेज है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसमें, ठीक है, और एक लिमिट उसने क्रॉस नहीं की है डैमेज होने की, तो वो लिवर अपने आप को जो है अच्छा कर सकता है, ठीक है, वो उसको रिपेयर कर सकता है। बट अगर बोलोगे कि किसी को सोरासिस का प्रॉब्लम है, किसी को लिवर कैंसर वगैरह है, तो वो क्या ठीक कर सकता है लिवर? तो नहीं, वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, बिकॉज तब तक तो वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो बॉडी के हर एक पार्ट ऐसे होते हैं, एल्वेली भी सेम है। अगर आपने स्मोकिंग वगैरह आप करते हो और अगर आपका एल्वेली श्रिंक हो चुका है, तो अगर आपने स्मोकिंग छोड़ दी तो एल्वेली अच्छा हो जाएगा, ठीक है, एक लिमिट के पहले वो अच्छा हो जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे दिल्ली में पोल्यूशन के कारण अगर कोई भी गंदी आदत नहीं है स्मोकिंग की, फिर भी एल्वेलीज जो है वो रप्चर हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ होती है। तो जिसका वेल डेवलप एल्वेली है और जिसका रप्चर एल्वेली है, इनको अगर हम पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहेंगे या फिर हाई एल्टीट्यूड के जगहों पर जाने के लिए कहेंगे, तो ये इंसान अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा, इसको सफोकेशन जैसा फील होगा, ठीक है। तो ये जो है हमने देखा कि हमारे बॉडी का पूरा ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। इसमें देखो जो आपको क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कि एल्वेली क्या चीज़ है, बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है हमारे रेस्पिरेशन में जो काम करता है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमने देख लिया सब कुछ, एकदम मैंने आराम से आपको बता दिया। इसको ना एकदम ट्री की तरह इमेजिन करो कि उसका तना है, तना से अलग अलग ब्रांचेस निकल रहे हैं, वो ब्रांचेस के और छोटे ब्रांचेस, और फिर उस पर फ्रूट्स लग रहे हैं। फ्रूट्स क्या है? एल्वेली है। अगर फ्रूट्स अच्छे होना ज़रूरी है तो आपको जो है आपकी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग क्या कहा मैंने, लार्नेक्स क्या चीज़ है? ये वॉइस बॉक्स है, ठीक है, ये वॉइस बॉक्स है। लड़कों में लार्नेक्स जो होता है वो एडम्स एप्पल के पीछे छुपता है, इसलिए उनका वॉइस थोड़ा सा हायर साइड पे आता है। लड़कियों में एडम्स एप्पल नहीं होता है, इसलिए उनका जो वॉइस है स्वीट लगता है, अच्छा लगता है, मतलब सॉफ्टर साइड पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या कहा था मैंने, इंटरकोस्टल जो हमारा मेम्ब्रेन है इसका लंग्स का, इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन जो ये दो रिब के बीच में जो होता है, ठीक है, दो रिब के बीच में ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये और डायफ्राम, यही मसल्स जो है ब्रीदिंग में काम करते हैं, यही मसल्स ब्रीदिंग में काम करते हैं। और रिब्स कितनी होती है? 24 होती है। कैसे याद रखना है? 24/7 इसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए भगवान ने हमको 24 रिब्स दे रखी है, ठीक है। ऐसा ही इंटरलिंक करोगे या फिर ऐसे ही लॉजिक से याद करोगे तो बायोलॉजी अच्छी लगने लगेगी। नेक्स्ट थिंग, हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट या फिर किसी भी एनिमल का ब्रीदिंग रेट देखना बच्चों, वो ब्रीदिंग रेट उसके साइज पे, उसके बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है। सपोज कोई, अब वाइस वर्सा है ये ऐसी चीज़ है, लेकिन आपको मैं बताती हूँ, अगर कोई भारी भरकम इंसान है तो उसका ब्रीदिंग रेट थोड़ा कम होता है। मतलब जैसे कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है हमारा, 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते हैं, ठीक है, 12 से 15 बार सांस ले सकता है एक ह्यूमन, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 12 से 15 बार एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है 12 से 15 बार 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर सांस लेता है। वहीं अगर आप छोटे बच्चे को देखोगे तो उसका रेस्पिरेशन जो उसका ब्रीदिंग का जो रेट है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, उसका ब्रीदिंग का रेट ज़्यादा रहता है। आपने कछुए के बारे में सुना होगा, कछुए का जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब 2 से 4 बार ही वो ब्रीथ करता है, सांस लेता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 2 से 4 बार ही। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन सा हो सकता है आपको कि जितना छोटा एनिमल,
ठीक है, उतना हायर ब्रीदिंग रेट मतलब सांस लेने का क्षमता या सांस लेने का रेट। बट जो हमारा कछुआ है उसका साइज छोटा होता है, बट उसका जो सांस लेने का जो रेट है वो बहुत कम होता है। 2 से 3 बार या 2 से 4 बार ही वो सांस लेता है पूरे 1 मिनट में। इसका मतलब वो सांस रोक के रख सकता है, इसीलिए वो 200 साल 150 साल है ना, इतने साल जीते हैं। अगर आपको जब हम योगा वगैरह सेशन ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर वो टीचर बताती भी है कि अगर आपको अच्छा रहना है, हेल्दी लाइफ जीनी है, तो आपके ब्रीदिंग पर काम करो, आपकी सांस लेने की टेक्निक पर काम करो। इस तरह की चीज़ें बताई जाती है। आपको कहा जाता है कि जब आपको नर्वसनेस होती है या एंजाइटी अटैक्स वगैरह आते हैं तो आपके सांस पे ध्यान देना। ये ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाता है ना, तब बॉडी अच्छे से वर्क करना शुरू करती है। अगर आप आपके ब्रीदिंग पर काम करोगे तो आपकी नर्वस सिस्टम अच्छी होगी, आपका दिमाग अच्छे से चलने लगेगा, सब कुछ इस तरह से चीज़ होती है। तो याद रखना, जितना छोटा एनिमल होगा उतना हायर जो है उसका ब्रीदिंग रेट होगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वो एनिमल्स जो है उनका ब्रीदिंग फास्टर रेट पर होता है, ठीक है। उनका ब्रीदिंग जो होता है वो फास्टर रेट पे होता है। कुछ ऐसे मछलियां हैं जो एक्चुअल में क्या कहते हैं उसको, अंडर वाटर ब्रीदिंग नहीं कर पाती है, जैसे कि हमारी डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन हर 40 सेकंड के बाद पानी के बाहर आती है, ये याद रखना। डॉल्फिन हर 40 सेकंड के बाद पानी के बाहर आती है सांस लेने के लिए। और हमारी व्हेल मछली जो है वो हर 4 मिनट के बाद सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें गिल्स नहीं होते हैं। मछली जो है हमारी एक्वेटिक एनिमल्स, वो गिल्स से सांस लेती है, ठीक है। ये जो है डॉल्फिन और हमारी व्हेल मछली में गिल्स मौजूद नहीं होते हैं, ये अंडर वाटर ब्रीदिंग नहीं कर सकती है। नेक्स्ट जो है फ्रॉग जो है, जब वो छोटा बेबी होता है ना, टैडपोल जिसको कहते हैं, जब वो छोटा बेबी होता है तब वो गिल्स, उसका ना गिल्स होते हैं उसको, ठीक है। टैडपोल के गिल्स होते हैं, वो पानी के अंदर जो है आराम से सांस ले पाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 21 दिन का होता है, तब उसके गिल्स वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खुद ही खा लेता है। और फिर वो पानी के अंदर वो बाद में कैसे फिर सर्वाइव करता है, तो पानी के अंदर वो बाद में स्किन के थ्रू सर्वाइव करता है। स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। स्किन के थ्रू वो ब्रीदिंग करता है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि स्किन के थ्रू, ठीक है, स्किन के थ्रू जो है, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स वगैरह, वो स्किन के थ्रू जो है, उनकी त्वचा के थ्रू सांस लेते हैं। तो स्किन के थ्रू सांस लेने को क्या कहते हैं? क्यूटेनस रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, याद रखना, क्यूटेनस रेस्पिरेशन, ठीक है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट गिल्स के थ्रू, अभी जस्ट मैंने बताया मछलियां जो है वो गिल्स के थ्रू, उनका जो गिल होता है उसके थ्रू सांस लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? अगर गिल्स के थ्रू कोई प्राणी जो है, कोई एनिमल सांस ले रहा है अंडर वाटर, तो उसको कहते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी लैंड पर, ठीक है, लैंड पर जो है एनिमल, अब अंडर वाटर तो वो स्किन के थ्रू सांस ले रहा है ना, लैंड पर जब आता है तो वो लंग्स के थ्रू सांस लेता है, ठीक है, लंग्स के थ्रू सांस लेता है। तो ये इम्पॉर्टेंट था। जो हमारे बर्ड्स होते हैं, हमारे जो पक्षी होते हैं, वो एयर सैक होता है, उनका एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम से पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको एयर सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर सैक। तो एयर सैक के थ्रू वो लोग सांस लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट जो लंग्स से सांस लेते हैं जैसे कि हम लोग, तो उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन बनता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और लंग्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। अब हम जो ब्रीदिंग, हमारा जो सांस लेने का टेक्निक है या सांस लेने की स्टेप्स कितनी है हमारी, तो हमारी 3 स्टेप्स है जो सांस लेने की है। पहला है इनटेक, ठीक है,
इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, देन होल्ड, है ना, होल्ड पे रखते हैं या फिर पॉज करेंगे उसको, एंड देन फिर जो है हमने उसको बाहर किया, एक्सेल किया, ठीक है, इनटेक किया ऑक्सीजन, होल्ड किया और एक्सेल किया। अब खुद आप सांस जब ले रहे हो तो आपको महसूस हो रहा है कि आपका लंग्स और आपका डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा उसको मेहनत की ज़रूरत पड़ रही है, और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो कुछ भी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके ऊपर ये सिंपल जो चीज़ है इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, एक्टिव ब्रीदिंग एंड पैसिव ब्रीदिंग। तो एक्टिव ब्रीदिंग का मतलब होता है जिस चीज़ में आपको काम करने की, मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है उसको बोल देते हैं एक्टिव। तो हमारे जो लंग्स है और डायफ्राम है, सांस लेते समय हम उसको मेहनत लगती है तो ये एक्टिव ब्रीदिंग में आता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उन दोनों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो होता है पैसिव ब्रीदिंग। तो ये क्वेश्चन भी बनता है बच्चों, प्लीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। रेस्पिरेशन डिजीज़ कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेशन तो पूरा बहुत बढ़िया तरीके से मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ भी पीछे नहीं छूटा है आपका। आप कोई भी किताब से पढ़ो या फिर वेट करो, हम लोगों का बायोलॉजी का जो PDF है थोड़े दिनों में लॉन्च हो रहा है, या फिर किसी भी किताब से पढ़ो, एज सच मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर रेस्पिरेशन डिजीज़। तो पहला रेस्पिरेशन डिजीज़ जो है और कॉमन है और सबको पता है, जैसे कि अस्थमा। अस्थमा एक नॉर्मल कॉमन जो है डिजीज़ है, और ये जो लंग्स को प्रॉब्लम होता है सांस लेने में, एक्चुअली पूरा का पूरा सांस लेने में दिक्कत होती है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है ब्रोंकिटिस। ब्रोंकिटिस में जो है हमारे ब्रोंकल्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। पूरा जो पाइप ही अगर ब्लॉक हो जाए, सपोज बड़ा पाइप है, उसका कोई ब्रांच है दूसरा जिसमें से पानी जाने वाला है, वही ब्लॉक हो जाए तो दिक्कत होगी ना, लास्ट पॉइंट तक कुछ भी नहीं मिलेगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, देखो यहाँ पर अभी मुझे ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वायरस, कोरोना वायरस के बारे में बात कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन पे ही तो काम कर रहा है, ये रेस्पिरेशन ही तो है जहाँ पर ये इफेक्ट कर रहा है। तो देखो कोरोना वायरस के फैमिली में पहले 2 ऐसे वायरस आ चुके हैं जिसके बारे में इस साल क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन से पहले 2 वायरस है, पहला है सार्स, ठीक है, सार्स, और दूसरा है हमारा मर्स, ठीक है, मर्स। ये जो सार्स था, ये सार्स ये भी चाइना से ही आया था। चाइना में एक्चुअली एक बिल्ली को खाया था किसी ने, तो उस बिल्ली से ये वायरस आया था, ठीक है। तो जो वायरस हमें जानवर से मिलते हैं, ठीक है, जानवर से जानवर को, एनिमल से एनिमल को, और एनिमल से ह्यूमन बीइंग को जाते हैं, और ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग जाते हैं, उसको बोलते हैं जूलॉजिकल या फिर जूनोटिकल वायरस, ठीक है। मतलब जू आ जाए तो समझ जाना कि एनिमल से इंटरलिंक है। और जो ये मर्स है ये सऊदी अरेबिया में आया था, मर्स, मिडल ईस्ट जो है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स का है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये जो मर्स है ये आया था हमारा सऊदी अरेबिया में, ठीक है, सऊदी अरेबिया में। यहाँ पर ये हुआ था कैमल को, ठीक है, वहाँ के ऊँट को हुआ था, और फिर ऊँट का किसी ने मीट खाया था, फिर उस इंसान को हुआ, फिर उस इंसान की पूरी फैमिली को हुआ, एंड देन फिर वो स्प्रेड हुआ, इस तरह की चीज़ें। कोरोना वायरस का भी ऐसा ही है। कोरोना वायरस कैसे आया, किसी बैट से आया, ठीक है, किसी चमगादड़ से किसी ने खाया, उसके फैमिली को हुआ, वो फैमिली का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आया, फिर वो लोग अलग अलग कांटेक्ट में आए। मतलब वो मूवी नहीं थी जय हो, मैं तुमको थैंक यू नहीं, तुम मुझे थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद करो, वो 3 को करेगा, वो 3 को करेगा, वो स्प्रेडिंग वाला ये मीम बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुआ था तब। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी कोविड-19 का, ठीक है। कोविड-19 का आप बात ही कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, वायरस जो होता है बच्चों, वो एक तो DNA बेस होता है या फिर RNA बेस होता है, और वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। यही क्वेश्चन बनता है कि वायरस किस चीज़ का बना हुआ होता है। वायरस जो है देखो, एक तो RNA का बनेगा या फिर वो DNA का बनेगा, और उसी के साथ साथ वो प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो हमारा जो कोरोना वायरस है, हमारा नहीं सॉरी, जो कोरोना वायरस है वो RNA से बना हुआ है, ठीक है, RNA बेस है। RNA बेस्ड होने के वजह से ही हम इसका वैक्सीन जो है इतना जल्दी नहीं, कारगर जो वैक्सीन कहते हैं, जो कि लगाते ही आपको, जैसे पोलियो का वैक्सीन, कि अब आपने लगा दिया बच्चे को तो फिर वो उसको पोलियो नहीं होगा, उस तरह का अभी फिलहाल उतना एफिकेसी नहीं है जितना भी वैक्सीन बना है, ठीक है।
तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आरएनए जो है अपना शेप चेंज करते रहता है। हम आगे पढ़ेंगे आरएनए डीएनए के बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता रही हूँ कि आरएनए जो है अपना शेप चेंज करते रहता है। और आप इतना ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देख रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना वायरस पे इतना ज़्यादा जो है कारीगर क्यों नहीं है वैक्सीन, ठीक है। तो हमने पूरा जो है रेस्पिरेशन सिस्टम देख लिया है बच्चों। आपको ये पूरा अगर समझ में नहीं आया वीडियो तो प्लीज़ फिर से एक बार देखना। बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की मैंने कोशिश की है। और आज से रेगुलरली क्लासेस आ जाएंगी। मैं हाँ, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का भी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पढ़ना बंद मत कीजिए, लॉकडाउन हो कुछ भी हो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फॉर्म फिलअप नहीं किया तो फॉर्म फिलअप कर देना। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं निकल रहे निकाल लो, क्योंकि 15% जो है क्या कहते हैं उसको, गवर्नमेंट ऑफिस चालू है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिस चालू है 15% स्टाफ के साथ, तो वो आपका काम कर देंगे जल्दी से जल्दी। और हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।